मुझे ये बताएं डॉक्टर फ़ायज़ा, हम अपनी खुराक में से क्या गलतियाँ कर रही हैं? क्योंकि देखें, जैसे हम ब्रेक में बात कर रहे थे कि लोगों में अवेयरनेस भी अब ज़्यादा आ गई है। पहले लाइफ़स्टाइल की हम बात करते हैं कि लाइफ़स्टाइल का कसूर है। जिम्स भी बहुत ज़्यादा मौजूद है यहाँ पर, पिलाटेस हो रहे हैं, स्विमिंग हो रही है, लोग अपनी हेल्थ के वाले से काम कर रहे हैं। येट वहीं पे खड़े, बल्कि ऐसा लगता है किसी ने और पीछे धकेल दिया है। देखिए, जैसे अभी हम बात कर रहे थे ब्रेक में, जैसे डॉक्टर साहब ने मेंशन किया कि जो लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और लाइफस्टाइल एक ओवरऑल होता है, लाइक उसमें आप किसी चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते। यानी और डाइटरी हैबिट्स से लेके आपकी स्लीपिंग हैबिट्स क्या हैं, आप कितना अपने आप को रेस्ट देते हैं, आपका एक्सपोजर किन चीज़ों से है, आपका एनवायरनमेंट कैसा है, फिर आप एक्सरसाइज कितनी करते हैं। एक्सरसाइज डजंट मीन कि बस आप 1 घंटा जाके जिम कर लें, उसके बाद पूरा दिन आप इट डजंट गिव यू द इम्यूनिटी, चेयर पे बैठे रहें, तो दिस इज नॉट कॉल्ड एक्सरसाइज। तो डाइट के हवाले से अगर हम बात करें तो देखें, देयर आर मल्टीपल थिंग्स जो कि हम बहुत कॉमनली, आप जैसे कह रही हैं कि अवेयरनेस तो बढ़ रही है, लेकिन अगर उसके साथ आप देखें तो हमारी सोसाइटी में आप देखें जंक फूड का इंटेक और ये जो अनहेल्दी फूड का इंटेक कितना कॉमन है। प्रोसेस्ड फूड, मतलब प्रोसेस फूड का इंटेक इतना ज़्यादा कॉमन है। उसमें फ़ायदा ये है ना कि हमने चीज़ें अपनी ईज़ पे ले ली ना, कि हाँ भाई ठीक है, ज़िंदगी को आसान बनाना है तो लो जी खाना ऑर्डर कर दिया है, प्रोसेस फूड घर में ला के रख दिए हैं। तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग फूड एट होम, आप प्रेफर करते हैं कि मैं बेकरी से कोई चीज़ ले आऊँ तो मैं नाश्ता कर लूँ, शाम की चाय पे भी मैं बेकरी का सामान लेके आ जाऊँ। आप किसी बेकरी पे विजिट कर लें शाम के टाइम पे, जी आपको लगेगा यहाँ फ्री डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। जी समोसे तो पैटीज खत्म हो गए हैं। हाँ, और पैटीज भी, और सारी जो अब ये जो सारा फूड स्टफ हम ले रहे हैं, इसी तरह रिफाइंड शुगर इनटेक, जो आपकी कोल्ड ड्रिंक्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, एनर्जी ड्रिंक्स हैं, जूसेस हैं जिनको हम बड़ा ये सोच के पीते हैं कि तो बड़े न्यूट्रिशियस हैं, और ये तो बड़े फ्रेश जूसेस हम पी रहे हैं भर भर के 1 लीटर वाला एक डब्बा। मतलब मैं तो ये देखती हूँ, जिम में आ रहे हैं जी, हम तो उन्हें तो रोटी छोड़ी हुई है, लेकिन वी आर टेकिंग 1 लीटर ऑफ जूस। मतलब व्हाट इज दिस भाई? अगर आप डब्बे वाला जूस ना लें, अगर आप वैसे भी फलों से ही जूस बना लें तो उसमें भी शुगर कंटेंट, देखिए उसकी भी लिमिटेशन है। जो हमें स्टैंडर्ड पोर्शन साइजेस जो हम लोगों को सिखाते हैं कि आपने अगर एक हेल्दी डाइट लेनी है तो उसमें से जो आपके 5 फूड ग्रुप्स हैं उसके अंदर से आपने बैलेंस प्रोपोर्शन में चीज़ों को पिक एंड चूज करना है। सबसे पहले तो आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट जिसको हम कहते हैं, जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, वो क्या चीज़ है? फैट है और कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स की आपने अच्छी क्वालिटी लेनी है, आपने रिफाइंड चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप देखें, आप हर कोई अपनी अपनी डाइट को रिव्यू करे, आप पूरा दिन में कितनी चीज़ें रिफाइन खाते हैं और कितनी आप होल ग्रेन्स खाते हैं, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा आधा कि आपका क्या लाइफस्टाइल है। तो इफ़ यू आर टेकिंग 100% ऑफ योर फूड इज रिफाइंड एंड यू आर नॉट टेकिंग एनी होल ग्रेन्स या होल कार्बोहाइड्रेट्स आप नहीं ले रहे हैं, अब तो ऑर्गेनिक डाइट पे लोग बात कर रहे होते हैं। हाँ। तो फिर आपकी डाइट अच्छी नहीं है, आप हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो नहीं कर रहे हैं। वापस उसी एरा में जा रहे हैं कि जहाँ पर अच्छे कहते हैं ना कि जी ऑर्गेनिक फूड जो इस्तेमाल किया जाता था वहाँ। फिर सेकंड नंबर पे आपके पास प्रोटीन आ जाता है। प्रोटीन की अगर आप सिर्फ और सिर्फ एनिमल प्रोटीन आप कंज्यूम करते हैं, जो कि हमारे कंट्री में हर जगह सिचुएशन नहीं है ऐसी, लोगों के पास एक्सेस भी नहीं है, मतलब हर कोई नहीं, लेकिन ज़्यादातर आप देखें बड़े का गोश्त है या रेड मीट है, अगर उसका कंजम्पशन एवरीडे बेसिस पे होता है, बहुत से घरानों में होता है। जी मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं, लाइक जो नॉन अफोर्डिंग है, वो ज़्यादातर फिर गाय का गोश्त उनके घरों में पकड़ा होता है विदाउट वेजिटेबल्स। अच्छा, ये भी ट्रेंड मैंने कराची में आके ज़रा देखा कि कराची में लोग गोश्त, लाहौर में पीपल लोग नहीं बड़ा गोश्त खाते ही नहीं है। अच्छा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम उसको बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट करते हैं, हम वंस अ वीक उसको ज़रूर रेकमेंड करते हैं, बिकॉज हर चीज़ के कुछ ना कुछ बेनिफिट्स होते हैं। लेकिन ऑन द सेम हैंड अगर आपने वेजिटेबल प्रोटीन को बिल्कुल स्किप कर दिया है, जैसे कि दालें हैं, बीन्स हैं, लोबिया हैं, फलियां हैं, दीज आर ऑल हेल्दी काइंड्स ऑफ प्रोटीन्स, वेजिटेबल सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स, तो इनका एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए, मतलब एनिमल प्रोटीन एंड वेजिटेबल 50-50 का रेशियो होना चाहिए आपकी डेली डाइट में। अच्छा, ये ना जो मेरे बहुत सारे जानने वाले देख रहे हैं वो ये ना करें कि चलो जी हम तो आज गोश्त नहीं पकाना था, गोश्त में गोभी डाल देते हैं, जिसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आप गोभी गोश्त दाल गोश्त ये भी तरीका हो सकता है इस सूरत में। हाँ। देखिए उसमें ये होता है कि अगर आप वेजिटेबल्स की क्वांटिटी ज़्यादा ऐड करते हैं तो गोश्त की क्वांटिटी आप ऑटोमेटिकली कम कंज्यूम करेंगे इफ़ यू आर टेकिंग वेजिटेबल्स एज वेल। तो ये एक इसकी वो है। और बेहतर नहीं है कि मतलब जैसे आयमा कराम ने भी कहा है, मामी मुतकियान का भी कॉल है कि भी अपने पेट को जानवरों का कब्रिस्तान ना बनाओ, मतलब आप भी जरा हथौला रख के खाएं। हम लोग बहुत ज़्यादा मीट भी खाते हैं और यही एक बड़ी वजह है कि हमारा मेटाबॉलिज्म तो इतना अच्छा काम नहीं कर रहा। अब वो कितना खौफनाक हमारी सेहत पे उससे फिर फैटी लिवर और फिर आपके देखिए मोटापा, और फिर एक तीसरी चीज़ जो मैं एक इम्पॉर्टेंटली मेंशन करना चाहूँगी वो फैट इनटेक है। अब फैट की भी जैसे भी बात हो रही थी, लोगों में ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि विच इज़ द हेल्दियर काइंड ऑफ फैट एंड विच इज़ नॉट। तो अगर आप ये बेकरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं अगर डेली रूटीन में, तो आप ट्रांस फैट इनटेक ज़्यादा कर रहे हैं। अगर आप टी वाइटनर्स का इस्तेमाल करते हैं अपने डेली रूटीन में, तो यू आर टेकिंग इन ट्रांस फैट।
तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये कैंसर की तरफ आपको लेके जाते हैं और मुझे जिनका रिस्क बहुत बढ़ जाता ये है। लोगों को चाहिए कि अपने आसपास, ठीक है, क्योंकि मैं देखती हूँ लोग हमें ना ज़बान के चस्के बहुत है, तो जिनको बहुत शौक होता है ना टी वाइटनेस वाला डालने का, तो उनकी घर वाली थोड़ी सी, मैं कहती हूँ आप शर्म करें। अगर आपको अपने प्यारे से इतना प्यार और आपको उसकी ज़िंदगी अजीज़ है, क्योंकि मैं अक्सर कैंसर सर्वाइवर्स को देखती हूँ कि वो अपनी वो डाइट सही नहीं कर पाते, वो कहते हैं जी हम सबने तो जाना ही है। तो ये चीज़ बड़ी हिट करती है कि भाई सबने जाना है, लेकिन वो जो डॉक्टर साहब बात कर रहे थे ना कि वो जो पेन है ना उतनी पेन से ना जाए। डॉक्टर साहब, ये आजकल लिवर से जुड़ी इतनी अमराज हमारे सामने आ गया, और जैसे भी फैटी लिवर के वाले से बात भी हुई, ऐसे ऐसे लोग मतलब जिनको देख के कहना मुश्किल है कि जी ये तो बड़े फिट हैं ज़बरदस्त, वो फैटी लिवर की शिकायत कर रहे हैं। यस, फैटी लिवर ज़रूरी नहीं है कि ओबेसिटी में हो, वो लोग जो बहुत मोटे हों उनमें ही हो। शायद वो फैट का वर्ड आता है तो बाकी लोगों को लगता है कि, बल्कि इनफैक्ट मदिया आपको मैं बताऊं कि पिछले कुछ सालों से तो हम ये देख रहे हैं कि छोटे बच्चों में फैटी लिवर बहुत कॉमन होता जा रहा है। उसकी वजह भैया बिल्कुल उसकी वजह यही है कि जब से ये फास्ट फूड आया है लाइफ में, और जो बिल्कुल जो बच्चे हैं वो तो बिल्कुल ही नॉर्मल फूड, हेल्दी फूड, उन सब से जो है ना दूर हो गए हैं। ठीक है, इनफैक्ट मैं बल्कि अक्सर जब हिस्ट्री ले रहा होता हूँ और मैं बच्चों से पूछता हूँ कि बेटा आपके मदर ने आपको लंच में क्या दिया, तो बात वहीं आ रही होती है कि जनाब नगेट्स दे दिए थे, एक चिप्स का पैकेट दे दिया था, एक बिस्किट दे दिया था, ये उनका लंच होता है, ये इनफैक्ट लंच होता है। तो अब हम ये इमेजिन कर सकते हैं कि जो बच्चे 10 साल की उम्र में फैटी लिवर के साथ आ रहे हैं, तो कोई आप ये समझ लें कि जब किसी को फैटी लिवर होता है, सब कितनी हॉरिफाइंग बात है कि 10 साल का बच्चा फैटी, इज देयर एनी उसका रिवर्सल होता है वैसे कुछ? अच्छा, रिवर्सल जो है, देखिए हम थोड़ा सा बेसिक से अगर बात करें फैटी लिवर के बारे में, तो एक्चुअली जो फैटी लिवर है वो इनिशियली तो लिवर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, ठीक है ना। एक लंबे टाइम तक अगर उसको ट्रीट ना किया जाए तो फिर यही फैटी लिवर जो है वो हेपेटाइटिस करना शुरू करता है, यानी लिवर में इन्फ्लेमेशन, सोजिश और सूजन शुरू करता है, जिसकी वजह से होता है कि परसिस्टेंटली अगर वो डैमेज होते रहे सेल, तो अल्टीमेटली ये होता है कि उसमें सिरोसिस शुरू हो जाता है, यानी लिवर जो है अपने साइज में स्मॉल होने लगता है और जो उसके फंक्शन है वो सब रिड्यूस होने लगते हैं। एक दफ़ा अगर वो इस स्टेज में दाखिल हो जाए, जो कि स्टेज 3 और स्टेज 4 कहलाता है, तो फिर वो इरिवर्सिबल होता है। ठीक है, फिर वी डोंट हैव एनी ऑप्शन कि हम सिवाय इसके कि पेशेंट से ये कहें कि आप जाएं और लिवर ट्रांसप्लांट के बारे में सोचें, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता। अच्छा, कॉलर हमारे साथ मौजूद है, जल्दी से उनकी कॉल भी ले लेती हूँ। मोहम्मद रमज़ान मौजूद है मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। रमज़ान साहब क्या पूछना चाहेंगे? हाँ मैडम, मैंने ये पूछना है कि मुझे ना हेपेटाइटिस सी था। जी जी। वो 2 दफा मैं ना वो सरकारी मेडिसिन जो मिलती हैं 3 महीने का कोर्स होता है, जी जी, वो मैं इस्तेमाल कर चुका हूँ। उसके बावजूद भी मतलब ये जिगर पे हमला कर सकता है कि नहीं? क्योंकि अब ना मुझे टेंशन हो गया, मैं ना रिलैक्स हो गया हूँ कि अब मुझे कुछ नहीं हो सकता, लेकिन उसके बावजूद मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इसके बावजूद मेडिसिन खाने के बावजूद भी कुछ हो सकता है? रिस्क है इनको? अच्छा रमज़ान, बस आपको ये बता दें कि जब भी ट्रीटमेंट किया जाता है हेपेटाइटिस सी का, तो डॉक्टर्स जो है वो 3 महीने और 6 महीने में बड़ा टेस्ट जिसे PCR कहते हैं वो चेक करते हैं, ये देखने के लिए कि आपके जिस्म से हेपेटाइटिस सी कम्प्लीटली ख़त्म हो गया या नहीं हुआ। अगर एक दफ़ा आपको डॉक्टर ये कह दें कि आपके जिस्म से ये ख़त्म हो गया है, तो फिर बहुत कम चांसेस होते हैं कि ये दोबारा से वापस आए। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि जिन सोर्सेज से आपको लगा है, यानी कि अगर आप किसी ऐसे आदमी के पास जाते हैं जो एक ही सिरिंज को कई दफ़ा, यानी कोई डॉक्टर या जो भी मोहल्ले में आपके कोई है वो एक ही सिरिंज कई लोगों में इस्तेमाल करता है, या आप जहाँ पे अपने बाल कटवाते हैं वो एक ही ब्लेड कई लोगों में इस्तेमाल होती है, या डेंटल प्रोसीजर जहाँ पे कराए जाते हैं वहाँ पर एक ही इंस्ट्रूमेंट्स बार बार यूज़ हो रहे हैं, तो आपको री इन्फेक्शन यानी दोबारा ये हेपेटाइटिस लगने के चांसेस हमेशा से उतने ही होंगे जितने फर्स्ट टाइम है। सही। वो PCR जो मैंने कराया था ना उसमें मतलब वो खत्म हो गया था, जो दूसरी वो टेस्ट होता है ना उसमें शो होता है छोटे टेस्ट। जी रमज़ान, मैं बस ये बता दूं, वो जो छोटा टेस्ट है वो एंटीबॉडी टेस्ट कहलाता है, और हमारे जिस्म में एंटीबॉडी हिफाजती इम्यूनिटी होती है, हिफाजती निज़ाम होता है जो सारी ज़िंदगी के लिए एक्टिव रहता है। तो एंटीबॉडी पॉजिटिव आने का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आपके जिस्म में वायरस मौजूद है, बल्कि वो इस बात को शो करता है कि कभी ना कभी आपके जिस्म में ये वायरस आया। अब वो जिंदा है या नहीं है इसका पता जो है वो PCR के टेस्ट से चलता है, जिसको बड़ा टेस्ट कहते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया जी आपकी कॉल का। मुझे बताएं, ये जो जिगर के अमराज होते हैं क्या ये मौरूसी होते हैं? जैसे भी डॉक्टर साहब भी बात कर रहे थे कि अगर आपकी फैमिली में कोई ऐसे केसेस मौजूद हो कैंसर के, यू शुड आपको अपना मुआयना कराना चाहिए, बिकॉज चांसेस होते हैं ना कि फैमिली हिस्ट्री है आपकी।
इसमें भी फैमिली हिस्ट्री मैटर करती है? देखिए, इसमें हम हिस्ट्री में ये ज़रूर सवाल पूछते हैं कि आपके पेरेंट्स का इंतकाल किस वजह से हुआ। अगर हमें हिस्ट्री में ये पता चल जाए कि पेरेंट्स में से कोई भी शख्स, यानी कोई भी उसका जो भी थे, उनमें से वो लिवर कैंसर की वजह से गए, तो फिर हम बहुत हाई अलर्ट होते हैं, ठीक है, क्योंकि फिर वो डेफिनेटली कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जो चेंजेस लाकर उसमें भी लिवर कैंसर कर सकते हैं। लेकिन अगेन बात यही है कि कैंसर वाले पेशेंट को अगर कहीं भी कोई ऐसे जीन्स मौजूद हैं तो वो किसी भी जगह पे कोई भी कैंसर बना सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताएं, हम बहुत सारी ख़वातीन को जो ब्रेस्ट कैंसर उनका क्योर हो जाता है, फिर हम उनको देखते हैं कि उनका लिवर मुतासर होने शुरू हो जाते हैं, तो ओवरीज मुतासर होती हैं, दो कि आई नो दैट आप गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, हमारे साथ ऑन्कोलॉजिस्ट से वाले होते हैं तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन बट स्टिल यू नो द रीज़न कि इसका कोई लिंक है आपस में? अच्छा, लिंक नहीं है। एक्चुअली होता ये है कि जब किसी एक जगह पे कैंसर होता है तो वो कैंसर मेटास्टेसाइज, यानी एक जगह से दूसरी जगह पर ब्लड सप्लाई के जरिए अमूमन तौर पे जाता है। लिवर क्योंकि अगर उसके करीब किसी ऑर्गन में कैंसर है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो कैंसर के सेल्स लिवर में भी चले जाएं और वहाँ पे डिपॉजिट होके वहाँ पर भी एक कैंसर को बनाना शुरू कर दें। सही। अच्छा गालिब, आप क्या देखते हैं हिकमत की इसमें जो वर्ड में जब आप लोग स्टडी कर रहे होते हैं तो क्या रीज़न बनती है कि हम लिवर की इतनी बीमारी में मुब्तला होते जा रहे हैं? देखिए, अगर सबसे पहले भी हम बात भी कर रहे थे, सबसे पहले अगर मैं देखूं तो एक वाहिद चीज़ जो शायद सबसे बड़ा जहर बन चुकी है आज की तारीख़ में, वो है चिकन का इंटेक। चिकन, मतलब मैं एफडीए की एक रिपोर्ट अगर कहूं तो एफडीए में ये बात साबित है कि हम लोग डिफरेंट किस्म की एंटीबायोटिक से इम्यून हो चुके हैं, और उसका एक रीज़न ये भी है कि जो चिकन में एंटीबायोटिक लगती है उसको जो इंजेक्शन जो लगते हैं वो उसमें मौजूद होते हैं, और जो हम कंज्यूम करते हैं वो हमारे अंदर एंटीबायोटिक जा रही होती है जो हम उससे इम्यून हो रहे हैं। जो फीड उनको दी जा रही होती है चिकन को, फीड एक अलग चीज़ है, बट जो एंटीबायोटिक के इंजेक्शन लगते हैं वो तक उसके गोश्त में मौजूद होते हैं पकने के बाद भी। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जो कि हमने अपनी रूटीन में, मेरे ख्याल से हम 90% हम चिकन पर है। डॉक्टर फायजा बात कर रही थी अभी कि हम लोगों को डाइट प्रॉपर तौर पे बैलेंस्ड लेनी चाहिए, उसमें चिकन का इस्तेमाल यकीनन हो सकता है, लेकिन अगर ना हो तो सबसे बेहतर है, हो सकता है। और उसमें भी अगर आप सिलेक्शन कर सके तो ब्रेस्ट पीस एक ऐसा पीस होता है जिसमें कंपैरेटिवली थोड़े से कम चीज़ें होती हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो हम जितने भी प्रिजर्वेटिव, आप बात करें ना तो मेरे ज़हन में वाकई आ रहा है कि हम लेग पीस बारे में देखते हैं कि एक जगह एक स्पॉट ऐसा आता है जो बड़ा पर्पल सा होता है, जैसे आप आपको इंजेक्शन भी लगाया ना तो वो पर्पल रेड सा, तो वो एक स्पॉट ऐसा होता है। सो ना अब वो लग रहा है कि उसी स्पॉट पे शायद इंजेक्शन लगाया जाता होगा। इंजेक्शन की देखिए, जहाँ तक बात है, ये हमने एक पूरा सेशन अरेंज किया था फूड टेक्नोलॉजिस्ट के साथ, एंड वी गेट टू नो कि देखिए इंजेक्शन इंडिविजुअल बेसिस पे नहीं लग सकता है, क्योंकि एक उसकी दो रीजंस हैं। एक तो ये कि इतनी बल्क क्वांटिटी में चिकन प्रोड्यूस हो रही है, तो आप एक एक को चूजे को इंजेक्शन लगाना, मतलब दिस इज नॉट प्रैक्टिकल। लेकिन एंटीबायोटिक्स उनकी फीड में होती हैं टू प्रोटेक्ट देम, क्योंकि वो इतने, उनकी ब्रीड ही ऐसी है कि उनको ग्रो करना होता है क्विकली,